नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। भारत में पंचायती राज का कैसे संवैधानिक विकास हुआ, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा कि कैसे यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट आई जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लोकसभा राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत किए। अंतिम रूप से जब 20 अप्रैल को राष्ट्रपति की इस पर सहमति मिली, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और 24 अप्रैल को जब इसे प्रभावी किया गया, इसे लागू किया गया, तो माना गया उसी दिन से कि जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 है, वे लागू हो चुका है। तो प्यारे साथियों, हमने बात की थी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्यों पंचायती राज से संबंधित है। उसकी यही पृष्ठभूमि रही कि 1991 में यहाँ पर जब गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने जब लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, तो उस विधेयक को किस तरीके से दिसंबर में पारित किया गया लोकसभा व राज्यसभा द्वारा, और उसके बाद धीरे धीरे उस पर हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर होने के बाद वह अधिनियम बना। अधिनियम बनने के बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्यारे साथियों, आपने देखा कि पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा मिला तो भारतीय संविधान में भागों, जो कि भाग है, उसमें भी पंचायती राज का वर्णन किया गया। साथ में इससे संबंधित कुछ आर्टिकल जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद जोड़े गए। देखिए, अनुच्छेद से क्या होता है कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए पता लगता है कि हम कहां तक सीमित है और कहां तक हमारा क्षेत्र जाता है। जैसे कि अगर किसी आर्टिकल से किसी भी चीज के बारे में जानकारी मिलती है तो वह यह बताता है कि आपको कार्य कितना करना है, कितना नहीं करना है। यही संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक इसी प्रकार से पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद दिए गए, इन अनुच्छेदों ने पंचायती राज के बारे में पूरा विवरण दिया कि अगर आप ग्राम सभा का गठन कर रहे हैं तो उस गठन को कैसे करेंगे, कितने सदस्य होने चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के कार्य क्या होना चाहिए, भूमिका क्या होनी चाहिए, सारी चीजों का वर्णन संविधान में मिलता है। उन्हें ही हमें पढ़ना है। प्यारे साथियों, हमने देखा कि 243 से लेकर आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले जो आर्टिकल 243 ए है, 243 ए में ग्राम सभा का वर्णन मिलता है। अब चूंकि जो गांवों से संबंधित हैं वे सभी तो ग्राम सभा को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। मैं भी एक गांव से हूं तो कोशिश करूंगा कि आपको गांव की उन छोटी छोटी झलकों को इसमें बताता जाऊं जो कहीं ना कहीं हम देखते ही हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको जो बात ध्यान रखनी है वह ये कि ग्राम सभा का वर्णन आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 ए में किया गया है और अनुच्छेद 243 के तहत ग्राम सभा के बारे में बतलाया गया है। ग्राम सभा के बारे में क्या कहा गया है कि ग्राम सभा का निर्माण कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहली बात कही कि ग्राम सभा के निर्माण के लिए न्यूनतम 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। पहली बात ये आती है कि सर, हम जैसे आप देखते हैं कि कई सारे गांवों को मिलाकर एक पंचायत होती है, तो इसके पीछे कारण क्या होता है। और कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर एक ही गांव के सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर अंतर केवल इतना है कि कितने सदस्यों पर आप ग्राम सभा का निर्माण कर रहे हैं, वही महत्वपूर्ण बात है। तो आर्टिकल 243 ए ने क्या कहा कि न्यूनतम 200 सदस्य होने चाहिए या उससे अधिक अगर सदस्य है तो इनको मिलाकर एक ग्राम सभा बना सकते हैं। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, 200। क्या 195 सदस्यों से मिलाकर ग्राम सभा बनाई जा सकती है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूनतम 200 होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर है तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन 200 सदस्य तो होना ही चाहिए ग्राम सभा के गठन के लिए, ग्राम सभा के निर्माण के लिए। तो पहली बात हमें समझ में आती है कि अनुच्छेद 243 ए ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कहीं पर ग्राम सभा का गठन होगा तो ग्राम सभा के गठन के लिए 200 या 200 से अधिक सदस्य होने जरूरी है। दूसरी बात, अब सदस्य कौन से होंगे? देखिए,
अब आप सदस्यों को अगर जोड़ने लगे तो पता लग रहा कोई 2 साल का बालक है उसे भी आपने सदस्य में जोड़ लिया, कोई 3 साल का 5 साल का बालक है उसे भी जोड़ लिया। तो इसके बारे में भी संविधान में कहा गया कि ग्राम की जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची में पंजीकृत जितने भी मतदाता सदस्य हैं वे सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। अब आप कहेंगे सर बात समझ में नहीं आई, तो देखिए साधारण सी बात यह है कि जिन लोगों ने अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं गांवों में, जिन जिन लोगों ने वोट दिया है, जिन जिन लोगों ने मत दिया है, वोट दिया है, वे सभी ग्राम सभा के ही सदस्य हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आपके गांव में जितने भी व्यक्ति हैं जिनके पास उसी गांव की वोटर आईडी है, वोटर आईडी आप जानते हो, वोटर कार्ड जिसे हम कहते हैं, वोटर आईडी जो पहचान पत्र है, अगर जितने भी लोग हैं वे सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। तो आप कहेंगे सर हमने भी वोट दिया, हमारे पास भी वोटर आईडी है, इसका मतलब हम भी ग्राम सभा के सदस्य हैं। बिल्कुल, आप सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं और इस बात को लेकर आपको खुशी होना चाहिए कि हम ग्राम सभा के सदस्य हैं। आपने निश्चित तौर से वोट दिया होगा। तो कहने का मतलब साधारण भाषा में अगर आपको समझना है तो गांव में जिन जिन लोगों के पास वोटर आईडी है, जो जो लोग मत देते हैं, जो जो लोग वोट देते हैं, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो आपके पिताजी भी है, माताजी भी है, आप भी है, जिन जिन लोगों ने वोट दिया सभी इसके सदस्य माने जाते हैं। और अगर हम संविधान की भाषा के रूप में बात करें तो ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत वे सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं जो मतदाता सूची में पंजीकृत है। ठीक है, कहने का मतलब जिनके पास वोटर आईडी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि ग्राम सभा ठीक है जो भी है, लेकिन ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए ये भी तो प्रश्न उठता है। जैसे आप पढ़ते हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में कि लोकसभा की बैठक कितनी बार होती है, राज्यसभा की बैठक कितनी बार होती है, लोकसभा की बैठक कौन बुलाता है, कैसे बैठक होती है। ठीक ऐसे ही ग्राम सभा के बारे में भी कहा गया कि वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्या 2 बार होती है? ये तो आप जानिए, आप जिस ग्राम के हैं, कि क्या आपके ग्राम में वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक होती है या नहीं। और अगर होती है और आप नहीं गए तो इसका मतलब ये आपकी भी गलती है। तो कम से कम 2 बार बैठक जरूर होती है और ये जरूरी है, ये अनिवार्य है। यानी ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होना बड़ा ही जरूरी है। और गांव के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा से संबंधित क्या क्या कार्य है उन सभी चीजों का पता हमें लग जाता है। कई लोग चौराहे पर बैठे रहेंगे, कई गांवों में घूमते रहेंगे, लेकिन ग्राम सभा की बैठक में जाना उचित नहीं समझते। जबकि आप ग्राम सभा के सदस्य हैं, यह आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जाना चाहिए, आपके ग्राम के विकास को करवाना चाहिए, क्योंकि ग्राम का विकास आप ही करेंगे। आप उस सभा के सदस्य हैं, आपको जाना चाहिए, वहां पर सरपंच से प्रश्न पूछना चाहिए, वहां पर नीतियों की बात करनी चाहिए कि साहब हमारे यहाँ पर क्या क्या योजनाएं आ रही है, कौन कौन सी चीजें हैं। लेकिन नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो यह है कि पका पकाया भोजन मिल जाए, बस हमें पकाना ना पड़े। तो बैठक के बारे में यह कहा कि कम से कम वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। ये किसने कहा? हमारे संविधान में इसके बारे में कहा गया आर्टिकल 243A में। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कह दिया कि ग्राम सभा की आप वर्ष में 2 बार बैठक तो करेंगे, लेकिन बैठक करने के लिए आपको कितने सदस्य चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्राम सभा की बैठक बुला ली कि ठीक है भाइयों आज ग्राम सभा की बैठक होगी। आपके ग्राम में मान लेते हैं कि 1000 लोग वोटर है, 1000 लोग वोट देने वाले हैं, यानी कि 1000 आपकी ग्राम सभा के सदस्य हैं। अब इन 1000 में से पता लग रहा कि जो सरपंच है और सरपंच के 5-10 जो मित्रगण है वे पहुंच गए बैठक में। कहने का मतलब गांव से कोई भी व्यक्ति नहीं आया, गांव का कोई भी सदस्य नहीं आया, ग्राम सभा का कोई सदस्य नहीं आया। सरपंच के जो जान पहचान वाले हैं, जो उसके मित्र हैं, वो पहुंच गए वोट आपकी बैठक में। तो क्या ये जो 5 से 10 लोग गए हैं, क्या ये वोटिंग या कह सकते हैं ये ग्राम सभा की जो बैठक है, क्या ये बैठक कर लेंगे? क्या इनके द्वारा बैठक कर ली जानी चाहिए?
तो संविधान में भी इसके बारे में कहा गया कि देखिए आप बैठक बुलाएंगे और वर्ष में 2 बार बैठक होना बड़ा ही जरूरी है, लेकिन इसके लिए गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। कहने का मतलब लोग इतने होने चाहिए जितने कि संविधान ने कहा। तो इसमें कुल पंजीकृत जो मतदाता है उसका 5वां भाग होना चाहिए। यानी जितने भी वोटर हैं, जितने भी मतदान करने वाले व्यक्ति हैं, उनका 5वां भाग अगर बैठक में उपस्थित नहीं होता है तो ध्यान रखिएगा बैठक नहीं हो सकती। आप इस शब्द को ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं कोरम। कोरम को कहा जाता है हिंदी में गणपूर्ति। जब हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर सुनने में आता है कि जो संसद की बैठक होती है उसके लिए गणपूर्ति या कोरम कितना होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं, हम जब पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि अगर ग्राम सभा की बैठक बुलाना है तो ग्राम सभा की बैठक के लिए गांव के जो ग्राम सभा के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी पंजीकृत मतदाता है, उसका 5वां भाग होना ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, वरना बैठक नहीं हो सकती। यानी अगर कोई व्यक्ति मनचाही करे कि चलिए हम 10 लोग बैठक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर गांव में 1000 लोग हैं तो इसका 10वां भाग कितना होता है, उतने लोग पहुंचने चाहिए और वह बैठक को कर सकते हैं। 8वां बैठक नहीं हो सकती, 10वां नहीं, सॉरी 5वां भाग। ठीक है। एक बात और आती है अब कि आपने बैठक बुला ली, आपने ये भी बोल दिया कि ग्राम सभा में कौन होंगे, लेकिन इस बैठक का संयोजन कौन करेगा, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए भी संविधान ने कहा कि ग्राम पंचायत का जो सचिव है वह सचिव इस बैठक का संयोजन करता है। अब प्यारे साथियों, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपको बतलाना है। प्रश्न नंबर 1, सबसे पहले भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के गठन के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 243 है। अभी आपको बड़ा सरल लग रहा होगा, लेकिन जब 243 ए, बी, सी, डी इस तरीके से देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, ग्राम सभा के गठन के लिए अनिवार्य सदस्य हैं 200, 200 से कम, 200 से अधिक, या यहां पर ए, बी इस तरीके से आंसर दे देंगे तो आपको ध्यान रखना है 200 से कम नहीं हो सकते, 200 या 200 से अधिक हो सकते हैं। 3, ग्राम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कुल पंजीकृत मतदाता का 5वां भाग, और इसका संयोजन सचिव करता है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट में लिखना भूल गए जिसका नाम है भूमिका, ग्राम सभा की भूमिका। देखिए, ग्राम सभा की भूमिका में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन ग्राम सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह भूमिका है जन केंद्रित। यहां पर जो प्रणाली है या लोकतांत्रिक जो प्रणाली है जिसमें हम बात करते हैं उसका विकास करना, उसको बढ़ावा देना, यहां पर क्या है? ग्राम सभा की भूमिका है। आगे की ओर हम देखते हैं ग्राम सभा के कार्य। ग्राम सभा के कार्यों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि यार ग्राम सभा के ये कार्य है, हमने तो कभी सोचा नहीं था। हम तो गांव में रह रहे हैं, हमने तो आज तक पता ही नहीं लगा गया कि हमारे गांव के कौन कौन से कार्य हैं। आप शिक्षित है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं जिस गांव में रह रहा हूं उस गांव में जो ग्राम सभा है इसके कार्य क्या क्या है, पंचायत के पास कौन कौन सी योजनाएं गांव से संबंधित आती है, हमारे विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। आप इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते, ना आप दे रहे हैं ना दूसरे व्यक्ति दे रहे हैं। अगर विकास नहीं हो पा रहा तो उस विकास नहीं होने के पीछे जिम्मेदार आप भी हैं। ग्राम सभा के कार्य में पहला कार्य है ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य। देखिए, ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे ग्रामीण विकास में क्या क्या आप कर सकते हैं। आप अगर गांव से हैं तो गांव में कई सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती है, जैसे कि हो सकता है कहीं पर सड़कों का निर्माण करवाना है, कहीं पर कुओं या बावड़ियों का निर्माण करवाना है, पानी के लिए उत्तम व्यवस्था करनी है, कहीं पर मनोरंजन के साधनों का यहाँ पर विकास करना है, कहीं पर हो सकता है खेल का ग्राउंड नहीं है उसका विकास करना है। तो इसमें जो ग्राम सभा का कार्य है, ग्राम सभा का कार्य है ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य, यानी ग्राम का विकास होना चाहिए। विकास कैसे हो इसके लिए नीति बनाइए, और ये कार्य किसका है? ग्राम सभा का कार्य है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य को समझिए। देखिए,
ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य तो है, लेकिन ये कार्य कैसे करना है? ये कार्य करना है प्राथमिकता निर्धारित कार्य करना। प्राथमिकता का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी गांव की 5 समस्याएं हैं कि वहां पर पानी की भी समस्या है, वहां पर सड़कों का निर्माण भी होना है, वहां पर मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए, वहां पर ग्राउंड भी होना चाहिए, और किसी दूसरे कार्य को आप मान लीजिए। तो भाई ऐसे में हम पहले किस काम को करेंगे? तो इसमें कहा गया प्राथमिकता निर्धारित कार्य करना, यानी सबसे पहले प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए कि ये जो 5 कार्य है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य लग रहा है कि यार जल की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए आपके पास भी ठीक ऐसे ही पढ़ने के लिए कई सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन पहले आपको ये सोचना है, या आपके पास भी बहुत सारे कार्य है कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे कार्य भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे रिश्तेदारों के पास भी जाना है, शादियों में भी जाना है। तो प्राथमिकता निर्धारित कीजिए कि मुझे अभी सबसे ज़्यादा जरूरी पढ़ाई है या किसी की शादी में जाना है। दूसरी प्राथमिकता यह हो सकती है कि मुझे पढ़ाई जरूरी है या कार्य करने जाना है। जो भी आपकी प्राथमिकता हो सकती है, ठीक ऐसे ही यहाँ पर कहा गया कि प्राथमिकता निर्धारित कार्य करना, यानी हमारे पास समझ में आ रहा है कि गांव में 5-6 समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं में पहले किस काम को करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पता लग रहा सड़कों के निर्माण में लग गए और गांव में जल ही नहीं है, पानी ही नहीं है, लोग प्यासे ही मर रहे बेचारे, बहुत दूर दूर से पानी ला रहे हैं, खेतों से पानी ला रहे, नदियों से पानी ला रहे, समस्या बहुत ज्यादा है। और खास करके गर्मी के मौसम में तो इतनी समस्याएं हो जाती है कई गांवों में कि पानी को लेकर बड़ी समस्या होती है। तो आप पहले बेहतर ये है कि सड़कों का काम रोकिए, पहले जल की व्यवस्था कीजिए, बाद में हम सड़कों का काम देखेंगे। तो ठीक ऐसे ही विकास का कार्य तो करना, लेकिन विकास के कार्य में भी पहले हमें प्राथमिकता का निर्धारण करना है कि पहले प्राथमिकता देते हुए कार्य करना है कि पहले इस काम को करेंगे भैया देखिए, उसके बाद जरूरी वो काम है फिर उसको हम करेंगे। ठीक है, तो इन 5 कामों में प्राथमिकता निर्धारित करना। ठीक, फिर है ग्राम पंचायत कार्यों में पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता कैसे लाओगे? क्या आपको पता है कि आपके गांव में जो कार्य हुआ है वह पारदर्शी है या नहीं? पारदर्शी का मतलब होता है कि जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों की पूरी जानकारी आपको मिल पा रही है या नहीं, वे सही ढंग से हो पा रहे हैं या नहीं, इसे हम कहते हैं पारदर्शिता। तो इसमें क्या कार्य है कि ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाना। और अगला जो कार्य है ग्राम पंचायत सदस्यों से आय व्यय का ब्यौरा मांगना। अभी हम जब पंचायत के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायत के सदस्य कौन है, पंचायत का निर्वाचन कैसा होता है, सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे ग्राम पंचायत सदस्यों के बारे में। अभी केवल इतना समझिए कि ग्राम सभा के कार्य यह है कि जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं इन सदस्यों से आय और व्यय का ब्यौरा मांगना। क्योंकि ग्राम पंचायत कई कर भी लगाती है, यानी आपके पास आय भी आई, इनकम भी आई, लेकिन आपने ठीक है जो आय अर्जित की उस आय को कहां कहां खर्च किया, इन सभी का ब्यौरा मांगना, ये किसका कार्य है? ग्राम सभा का कार्य है। तो ध्यान रखिए ग्राम पंचायत सदस्यों से आप आय व्यय का ब्यौरा मांग सकते हैं। आप ग्राम सभा के सदस्य हैं, आपके पास वोटर आईडी है, आप जाकर पूछ सकते हैं कि भाई ये बताइए कि हमारे गांव से कितनी आय आपके पास आई और आपने कहां कहां खर्च किया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर विकास नहीं होता है तो विकास के पीछे केवल वह जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप भी होंगे। तो प्यारे साथियों, ग्राम सभा के कार्य बहुत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हमने देखे हैं। आगे की ओर हम बात करते हैं चुनौतियों के बारे में कि ठीक है हमें भूमिका भी पता है, हमें कार्य भी पता है, लेकिन ग्राम सभा की चुनौतियां क्या है? तो देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती मुझे लगती है, जो मैंने पहले भी डिस्कस की है, पहले भी इस पर बात की है, चुनौती यह है कि जो बैठक होती है ग्राम सभा की बैठक, इसमें गांव के लोगों का उपस्थित ना होना। मैंने पहले भी कहा कि गांव के लोग सॉरी भले ही चौराहे पर जाकर बैठ जाएंगे, ताश खेलने लगेंगे, भले ही तंबाकू खाने लगेंगे, भले ही व्यर्थ की बातें करते रहेंगे, इधर से उधर टहलते रहेंगे, लेकिन ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें कभी उपस्थित नहीं होंगे। ये ग्राम सभा के समक्ष चुनौती है। आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपके पिताजी
या आपके घर के कोई भी सदस्य लास्ट बार, अंतिम बार ग्राम सभा की बैठक में कब उपस्थित हुए थे? मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप कहेंगे कि सर नहीं, हमारे घर से अगर गए भी होंगे तो बहुत पहले गए होंगे या जाते ही नहीं है। तो देखिए, इसमें गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि जो बैठक होती है उस बैठक में लोगों का उपस्थित ही नहीं हो पाना, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है। अगर उपस्थित नहीं होंगे तो भाई व्यक्ति उसी तरीके से कार्य करेगा, उसकी मनमानी से काम कर सकता है। अगर आप उपस्थित होते हैं तो एक दबाव बना सकते हैं, दबाव बनाकर आप कार्यों को सही से करवा सकते हैं। तो पहली चुनौती जो समझ में आती है कि जो बैठक होती है उस बैठक में गांव के लोगों का उपस्थित ना होना। दूसरी बात आती है जागरूकता का अभाव, और जागरूकता का अभाव किस कारण से है? अशिक्षा के कारण से है। पर्याप्त मात्रा में शिक्षा ना मिल पाना, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पाना, ये भी एक जागरूकता का अभाव है। यानी अगर आप बैठकों में मान लेते हैं उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि शिक्षा का अभाव है। हो सकता है कि आपको अभी पता ही नहीं कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या है, ग्राम सभा के कार्य क्या क्या है, कि पंचायत के पास कितने पैसे आ रहे हैं आपके ग्राम के विकास के लिए। और मैं तो कहूंगा कि चूंकि आप पंचायती राज को पढ़ रहे हैं तो आपको तो अब पता लगना है कि ग्राम पंचायत के पास कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से गांवों में अनिवार्य करने होते हैं। तो आपके घर वालों को बताना चाहिए कि देखिए, आप ग्राम सभा की जो बैठक है उसमें उपस्थित होइए और वहां पर जाकर कहिए कि ये कार्य आपका है, आप इसे करिए, क्यों नहीं कर रहे, प्रश्न पूछिए। जब आप सही से प्रश्न पूछते हैं ना, तो उसी समय एक अच्छे लोकतंत्र का विकास भी होता है। कहने का मतलब एक कारण अशिक्षा भी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वास्तव में पंचायत के द्वारा भी विकास किया जा सकता है और एक बड़े पैमाने पर विकास किया जा सकता है। तीसरा है भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद एवं निष्क्रियता। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, इसके बारे में उदाहरण आप समझ जाएंगे। भाई भतीजावाद का मतलब ये होते है कि हो सकता है पंचायत की कुछ वैकेंसीज ऐसी हो जिसमें अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो हो सकता है वह अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को वहां पर कार्य करने के लिए रख ले। तो इस प्रकार से हम भाई भतीजावाद को समझ सकते हैं। और निष्क्रियता एक चुनौती है। निष्क्रियता का मतलब होता है कि देखिए, कोई कार्य है लेकिन उस कार्य को टालते जाना, उस कार्य पर एक्शन नहीं लेना, यह निष्क्रियता है, ये एक चुनौती है। आगे की ओर बात करें, महिलाओं की कम भागीदारी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में जितनी भागीदारी आपको पुरुषों की देखने को मिलती है, क्या उतनी ही भागीदारी महिलाओं की देखने को मिलती है या नहीं? तो प्यारे साथियों, आज हमने देखा ग्राम सभा की भूमिका, ग्राम सभा के कार्य और ग्राम सभा के समक्ष चुनौतियां। यहां से प्रश्न डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से ग्राम सभा के कार्य हैं? अगर आप अच्छे से समझे हैं तो वहां पर आंसर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। अगले वीडियो में हम इनसे आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।